नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट बाय हरगोविंद में। भारतीय संविधान की जो हमारी लक्ष्मीकांत सीरीज चल रही है, ये उसका चौथा लेक्चर है, जिसमें हम संविधान का निर्माण कैसे हुआ था ये जानेंगे। इससे पहले का जो पहला चैप्टर है हमारा लक्ष्मीकांत का, वह हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन उसमें अंतरिम मंत्रिमंडल और 1947 का जो अधिनियम है हमारा वो बचा हुआ है। उसको हम इस लेक्चर के बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि संविधान निर्माण की जो प्रोसेस है उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 डिस्कस करेंगे, तो आपको सीरीज़ से कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो ठीक है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संविधान सभा निर्माण की प्रोसेस क्या थी। संविधान सभा गठन का विचार जो है सबसे पहले एम एन राय ने रखा था, जो कि एक लेफ्ट विंग के यानी वामपंथी विचार के व्यक्ति थे। और 1934 में सबसे पहले एम एन राय के द्वारा ही यह विचार रखा गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार किसने रखा था, तो वो थे एम एन रॉय, जो कि वामपंथी विचारधारा के सदस्य थे। ठीक, उसके बाद कांग्रेस के द्वारा कब ये मांग की गई थी, कांग्रेस के द्वारा 1935 में ये मांग की गई थी पहली बार कि भारत की संविधान सभा हो और संविधान का निर्माण किया जाए। नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ था, 1938 में क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से आधिकारिक तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का जो संविधान है उसका निर्माण जो है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि ये वयस्क मताधिकार क्या होता है। वयस्क मताधिकार एक यूनिवर्सल वोट देने की एक लिमिट है, जिसको 18 वर्ष माना गया है। ठीक है, यानी 18 वर्ष से व्यक्ति जब हो जाता है तो वह वयस्क कहलाता है और उसे वोट देने का राइट होता है। तो ये 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषणा की थी कि भारत की जो संविधान सभा का निर्माण होगा वह वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। उसके बाद 1940 में एक इंसिडेंट हुआ था, अगस्त प्रस्ताव लाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें यह कहा गया था कि भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का प्रारूप बनाया जाएगा। उसके बाद जो अगला इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है, 1942 में क्या हुआ था कि कैबिनेट मंत्री जो थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, इनकी अध्यक्षता में एक मिशन लाया गया था, क्रिप्स मिशन। इसको हम हिस्ट्री में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ केवल ये देख लेते हैं कि क्रिप्स मिशन जो है भारत के संविधान के निर्माण का एक प्रारूप साथ लेकर आए थे। ठीक है, जिसको भारतीयों ने नकार दिया था। इसमें क्या प्रावधान था, इसमें यह प्रावधान था कि जो भारत के संविधान का निर्माण होगा वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाएगा कि किस प्रकार से संविधान निर्माण करना है। तो इसीलिए भारतीयों ने इसको नकार दिया था। उसके बाद क्या हुआ, संविधान इस मुस्लिम लीग को भी क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। मुस्लिम लीग ने भी इसको अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को दो स्वायत्त यानी ऑटोनोमस स्टेट में बांटा जाए, लेकिन क्रिप्स मिशन में ऐसा कुछ प्रावधान नहीं था। इसलिए मुस्लिम लीग ने भी इसे अपना अपनी सहमति नहीं थी इसको। ठीक है, उसके बाद जो अगला इम्पॉर्टेंट कदम ये था कि भारत में एक कैबिनेट मिशन आया 1946 में, जिसने दो संविधान सभा के निर्माण की मांग को ठुकरा दिया था। इसीलिए मुस्लिम लीग भी इससे काफ़ी संतुष्ट नहीं हुई थी, लेकिन मुस्लिम लीग की कुछ मांगों को कैबिनेट मिशन ने बढ़ावा दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था। संविधान सभा का गठन जब किया गया था तो संविधान सभा में कुल 389 मेंबर थे। ठीक है, 389 मेंबर थे। उसके इनमें से क्या था, इसको बांटा गया था दो प्रकार से। जैसे एक तो ब्रिटिश भारत यानी ब्रिटिश इंडिया, और दूसरी ओर क्या था, रियासतें, जो देसी रियासतें थी। ब्रिटिश भारत को कितने इसमें मेंबर मिले थे, ब्रिटिश भारत को मिले थे 296, और रियासतों के लिए 93 सदस्य या सीटें आवंटित गई थी। और जो 296 सदस्य थे ब्रिटिश भारत, इनमें से भी क्या था, इनमें से 292 जो थे वो तो थे 11 प्रांतों से, जो गवर्नर प्रांत थे, और 4 मेंबर जो थे वो थे कमिश्नरी से, यानी आयुक्त, जो मुख्य आयुक्त के प्रांत थे उनमें से 4 मेंबर थे। यानी इस क्रोनोलॉजी को आपको समझना है। एक बार हम फिर से इसको बना देते हैं, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। टोटल मेंबरों की संख्या कितनी थी संविधान सभा में, 389। इनमें से 296 जो थे ब्रिटिश इंडिया के थे, और जो 93 थे यानी 93 जो थे वो देशी रियासतों से संबंधित थे। 296 जो ब्रिटिश इंडिया के थे, इसमें इसको भी दो भागों में बांटा गया था। 292 जो थे 11 प्रांतीय प्रांतों गवर्नर प्रांतों से थे, और जो 4 सदस्य थे वो कमिश्नरी आयुक्त यानी मुख्य आयुक्त के
प्रांतों से थे। तो इस प्रकार हमने ये जाना, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, जिससे कि आपका जो लक्ष्मीकांत का चैप्टर 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा इसी वीडियो में। उसके बाद सभी प्रांतों को उनकी जनसंख्या के आधार पर सीट दी गई थी, यानी डेमोग्राफी को सीट का एक क्राइटेरिया बनाया गया था कि किस प्रांत की कितनी जनसंख्या होगी, उसको उसी के आधार पर सीट मिलेंगी। सामान्यतः 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई थी, 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई थी, ठीक, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ब्रिटिश प्रांतों को 3 प्रमुख समुदायों में बांटा गया था। ब्रिटिश प्रांत जो थे अभी हमने डिस्कस किए थे, उसको 3 समुदायों में बांटा गया था, मुस्लिम, सिख और सामान्य। सामान्य में वे वर्ग आते थे जो मुस्लिम और सिख को छोड़कर शामिल थे, वो सामान्य की कैटेगरी में आते थे, ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रावधान था वो यह था कि प्रत्येक समुदाय के सदस्यों का चुनाव जो है प्रांतीय असेंबली में उन समुदाय के लोगों के द्वारा किया जाना था, और इसके लिए एकल संक्रमणीय मत की समानुपातिक प्रणाली को अपनाया गया था। एकल संक्रमणीय, जिसको हम कहते हैं सिंगल ट्राइबेबल वोट, और पीआरएस सिस्टम। पीआरएस का मतलब होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। उसके बाद जो अगला इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि रियासतों के सदस्यों को रियासतों के प्रमुखों के द्वारा चुना जाना था। यानी देखो, पहले में क्या था, पहले वाले में प्रत्येक समुदाय में क्या हो रहा था, असेंबली में, प्रांतीय असेंबली में क्या हो रहा था कि लोगों का चुनाव लोगों के द्वारा किया जा रहा था, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। लेकिन रियासतों में कैसे चुनाव होना था, रियासतों में जो रियासतों के प्रमुख थे उनके द्वारा अपना प्रतिनिधि चुना जाना था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान सभा जो है एक पार्शली चुनी हुई और पार्शली नॉमिनेटेड निकाय थी। कुछ लोगों को चुना जा रहा था, कुछ लोगों को नॉमिनेट किया जा रहा था। तो टोटली इलेक्टेड सभा नहीं थी संविधान सभा, ये आपको याद रखना है। कई बार वो ट्रू फॉल्स में दे देता है ना स्टेटमेंट बना के, तो आप सोचते हैं कि सबको चुना गया था, ऐसा नहीं है। कुछ नामित किए गए थे जो कि रियासतों के प्रमुख के द्वारा, ठीक है। उसके बाद संविधान सभा का चुनाव जुलाई और अगस्त 1946 में किया गया था। 296 सीटों पर चुनाव हुआ था, उनमें से कांग्रेस को 208 मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी, और स्वतंत्र रूप से जो अलग थे, ना तो कांग्रेस में थे ना मुस्लिम लीग में थे, उनको 25 सीटें मिली थी, ठीक है। लेकिन इस चुनाव में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये रहा कि रियासतों ने इसमें भाग नहीं लिया, रियासतों ने इसमें भाग नहीं लिया था, ठीक है। एक मिनट, इसको मिटा देते हैं, हाँ, ठीक। ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, जो स्वतंत्र रूप से सीटें थीं वो 15 थीं, ठीक है, ये आप करेक्शन कर लीजिएगा, 15 सीटें थीं जो स्वतंत्र रूप से थीं, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, संविधान सभा का जो कार्यप्रणाली थी वो हम डिस्कस कर लेते हैं किस प्रकार से थी। संविधान सभा की कार्यप्रणाली ये थी कि पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुई थी, जबकि इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, तो इसलिए इसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया था पहली बैठक में। तो कई बार पहली बैठक के मेंबर की सदस्यता भी पूछ ली जाती है, तो उसमें हमें याद रखना कि 211 मेंबर जो थे प्रथम बैठक में शामिल हुए थे, ठीक है। उसके बाद 11 दिसंबर को क्या हुआ कि सबसे वरिष्ठ सदस्य को सच्चिदानंद सिन्हा के लिए क्या किया गया था कि अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। सबसे वरिष्ठ जो सदस्य थे संविधान सभा के, उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था 11 दिसंबर 1946 को। फिर एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न ये था कि 13 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो कई बार ये पूछा जाता था कि हमारी संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था। स्थायी अगर पूछा जाता है तो राजेंद्र प्रसाद थे, और अगर वैसे पूछा जाता है तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। इसके साथ साथ एस.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे वो कितने थे, 2 उपाध्यक्ष थे। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। उसके बाद 13 दिसंबर को क्या हुआ था, 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, और इसी से संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हो गई थी। इस उद्देश्य प्रस्ताव के जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविज़न हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में इनको पूछा जाता है।
तो उद्देश्य प्रस्ताव में ये प्रोविज़न था कि संविधान सभा जो है भारत को संप्रभु निकाय घोषित करेगी। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि ये संप्रभु वर्ड का मतलब क्या होता है, जिसको सॉवरेनिटी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सॉवरेनिटी, यानी संप्रभु देश वह देश होता है जो अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र होता है, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के निर्णय लेने में वह सक्षम होता है और किसी भी देश के दबाव में आकर काम नहीं करता है या किसी भी देश के दबाव में आकर अपने फैसले को नहीं बदलता है, तो उसको हम कहते हैं संप्रभु राष्ट्र। तो ये संविधान सभा ने यही काम किया कि भारत को एक संप्रभु राष्ट्र घोषित किया था, ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रोविज़न था इसका मेन वो ये था कि इसमें कौन कौन शामिल हो सकता था, इस भारत में कौन कौन शामिल हो सकता था। तो ब्रिटिश इंडिया में जो भी थे वो सब शामिल हो सकते थे, और भारतीय राज्यों में शामिल ऐसे क्षेत्र जो भारत में शामिल होना चाहें, और भारत के बाहर के वे सभी क्षेत्र, भारत के आउटसाइडर वे सभी क्षेत्र जो भारत के संघ में आना चाहते हैं, तो वह भारतीय संघ का हिस्सा होंगे, ठीक है। उसके बाद जो अगला प्रोविज़न ये था कि संप्रभु भारत की सभी शक्तियाँ, ये इम्पॉर्टेंट है आपको याद रखना, संप्रभु भारत की सभी शक्तियाँ और प्राधिकार, सरकार और इसके अंगों की शक्तियाँ और प्राधिकार, सभी का स्रोत कौन होगा, ये कई बार पूछा जाता है, तो इसका स्रोत होगा जनता। उद्देश्य प्रस्ताव की हम बात कर रहे हैं, इनमें सभी का स्रोत कौन होगा, जनता इस सभी का स्रोत होगी। उसके बाद जो भारत के लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता, सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, ये सब आप भारत की प्रस्तावना में आगे पढ़ेंगे। तो उद्देश्य प्रस्ताव से ही प्रस्तावना का बेस तैयार हुआ था, ठीक है। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसहमति से स्वीकार कर लिया गया, यानी 22 जनवरी 1946 काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसहमति से स्वीकार कर लिया गया था। उसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में 1947 ने क्या क्या परिवर्तन किए थे, यह भी हम देखेंगे, डिटेल में इसको एनालिसिस करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या परिवर्तन, सबसे पहले संविधान सभा को संप्रभु निकाय घोषित किया। देखो, संविधान सभा ने भारत को संप्रभु निकाय बनाने की घोषणा की थी, लेकिन 1947 के अधिनियम ने इसमें प्रावधान किया था कि भारत की संविधान सभा जो है वह एक संप्रभु निकाय होगी, जो कि भारत के लिए किसी भी प्रकार से स्वेच्छा से अपना कानून बना सकती है और ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार रखती है। एक मिनट, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रोविज़न ये था कि संविधान सभा को विधायिका के भी कार्य सौंपे गए। इस प्रकार संविधान सभा जो है दो प्रकार के कार्य कर रही थी, एक तो विधायिका का कार्य कर रही थी, दूसरा काम कर रही थी कार्यकारी का, यानी संविधान निर्माण का। कह सकते हैं संविधान सभा ने दो काम किए, एक तो विधायिका का और दूसरा संविधान निर्माण का। कैसे, देखो, जब इसकी बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो इसकी अध्यक्षता करते थे राजेंद्र प्रसाद, और जब इसकी बैठक विधायिका के रूप में होती थी तो इसके अध्यक्षता करते थे जीबी मावलंकर, जो कि हमारी स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी बने थे, जीबी मावलंकर, ठीक है। इसीलिए इसको विधायिका के रूप में जब इसको एग्जन किया जाता था तब इसकी अध्यक्षता हमने डिस्कस किया, जीबी मावलंकर करते थे। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत की पहली संसद कौन थी, संविधान सभा जो है पहली संसद बनी थी, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। ये दो डेट आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद भी करनी है और याद होगी भी आपको ये। नेक्स्ट जो संविधान सभा की जो समितियां हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। संविधान सभा की जो समितियां हैं उनमें संघ समिति सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उसके बाद संघीय संविधान सभा, जिसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जा रही थी। प्रांतीय संविधान समिति, जिसकी अध्यक्षता भी सरदार पटेल के द्वारा की जा रही थी। प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही थी। प्रक्रिया नियम समिति, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की जा रही थी। और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। राज्यों के लिए जो समिति बनाई गई थी समझौता समिति, उसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। मौलिक अधिकार के लिए जो समिति बनाई गई थी उनमें 5 उपसमितियाँ थीं, वो इस प्रकार हैं। मौलिक अधिकार उपसमिति JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उपसमिति SC मुखर्जी, उत्तर पूर्व जनजातीय क्षेत्रों के लिए गोपीनाथ बारदोली,
छोड़े गए क्षेत्रों के लिए ए बी ठक्कर और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के लिए एक जनजाति। ठीक है। उसके बाद जो कुछ प्रमुख छोटी समितियां थीं उनको हम देख लेते हैं एक बार। कई बार छोटी समितियों से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो वित्त समिति जो थी वो राजेंद्र प्रसाद, सदन समिति जो थी पट्टाभी सीतारमैया, कार्य संचालन समिति जो थी वो के एम मुंशी के द्वारा, राष्ट्रीय ध्वज समिति जो थी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो समिति थी वो एस बरदाचारी समिति, नागरिकता पर समिति थी एस बरदाचारी समिति, यानी ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। सर्वोच्च न्यायालय के लिए समिति और नागरिकता पर समिति, ये एस बरदाचारी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी इनकी। प्रारूप संविधान की जांच करने के लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और भाषाई प्रांत आयोग के लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे एस के डार। इस प्रकार हमने कुछ बड़ी समितियां और कुछ प्रमुख छोटी समितियों के बारे में हमने जाना। बड़ी समितियों की संख्या जो थी वो 8 थी और छोटी समितियों की संख्या काफ़ी अधिक थी, लेकिन उनमें से हमने कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं वो डिस्कस की। उसके बाद संविधान का वाचन से संबंधित क्या होता है, संविधान को कैसे बनाया गया था, या इसके वाचन को ही हम समझ लेते हैं क्या होता है। संविधान का वाचन का मतलब है कि संविधान पर बहस कितनी हुई। तो संविधान की जो प्रथम बहस थी वो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच, यानी 5 दिन के लिए चली थी। प्रथम वाचन इसको कहते हैं। द्वितीय वाचन इसका हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच में। ठीक है। तीसरा वाचन जो इसका था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 के बीच में हुआ था। 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को कुल 15 अनुच्छेद जो हैं वो डायरेक्टली लागू हो गए थे, जिनमें से 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 393 और 392 ये स्वतः लागू हो गए थे। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था, पूर्ण रूप से लागू हो गया था। उसके बाद जो हमारे इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न हैं उनको हम जान लेते हैं। सबसे पहले संविधान सभा की जो प्रतीक और मोहर थी वो हाथी थी। हाथी को संविधान सभा की प्रतीक, स्टाम्प या मोहर के रूप में यूज किया गया था। सर बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, सर बी एन राव को। और एच बी आर अयंगर ये संविधान सभा के सचिव नियुक्त किए गए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये आपको नोट डाउन कर लेने हैं, ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं। एल एन मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था। देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति जो थी वो डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर के उसमें थी, लेकिन एल एन मुखर्जी को मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था, यानी चीफ ड्राफ्ट्समैन। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को प्रमुख सुलेखक यानी कैलीग्राफक, जिन्होंने लिखा था। संविधान सभा की सजावट का कार्य जो था वह मदन लाल बोस, संविधान का जो सजावट थी उसका मदन लाल बोस और व्यूहर राम मनोहर सिन्हा ने इसकी सजावट की थी, जो आपने डेकोरेटिंग देखी होगी संविधान में। मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। मूल प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई थी? जो सुलेखक थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, और व्यूहर राम मनोहर सिन्हा ने क्या किया था? संविधान की सजावट का काम किया था। ठीक है। उसके बाद हिंदी संस्करण को बसंत कृष्ण वैद ने लिखा था। हिंदी जो संस्करण है संविधान का हमारा, वो बसंत कृष्ण वैद ने लिखा था, और उसको सजावट का काम जो था वो नंदलाल बोस ने किया था। इस प्रकार हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे संविधान सभा के, जो कि कुछ प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित थे। एक बात आपको ये याद रखनी है कि संविधान का जो मूल प्रारूप था वो इंग्लिश में था। ये बात आपको याद रखनी है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद बस हमारा आज का जो लेक्चर है वो समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगली लेक्चर में हम 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम और अंतरिम कैबिनेट के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारा अगला 3rd चैप्टर है संविधान की प्रमुख विशेषताएं, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और अपने सभी ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।